हेलो, नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससी सीएचएसएल 2022 की सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन अपन कर रहे थे, मैंने आपको 9 मार्च, 10 मार्च और 13 मार्च की सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन आपको करा चुका हूं। और आज अपन जो 14 मार्च है इसकी जो थर्ड शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक है, और उन क्वेश्चनों को एग्जाम में किस तरह अटेंड करना होता है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना होता है और किस क्वेश्चन को ट्रिक से हल करके आगे बढ़ जाना होता है, ये सारे तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आज का वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ अपने पास जो 14 मार्च है इसकी जो थर्ड शिफ्ट है जो कि 2:30 बजे से 3:30 बजे के मध्य लगी थी, इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन यहाँ हल करेंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ बोल रहा है कि 10 क्रमबद्ध संख्याएं हैं, यदि बीच में दी गई दो संख्याओं का औसत यहाँ पर 13.5 है तो पहली 6 संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ अपने पास 10 संख्याएं हैं, अपन मान लेते हैं वो 10 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी। अपन मान लेते हैं एक x हो जाएगी, x+1 हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर ये x+9 यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, 10 संख्याएं हो जाएंगी। x+9 अपन ने क्यों लिया, क्योंकि एक x यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो 1 से 9 तक तो ये हो गई और एक ये 10 संख्याएं हो गई इस प्रकार। ठीक है, अपने पास इनके बीच की दो संख्याओं का औसत ये दे रखा है। ठीक है, तो इनके बीच की जो क्या होगी, मतलब इनके बीच की औसत संख्याओं का औसत वही होगा जो इस पूरी का होगा। ठीक है, तो अपन इस धन संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो पहली संख्या और जो लास्ट की संख्या है इन दोनों का औसत निकाल लेते हैं। इसका मतलब अपने पास पूरी संख्या का औसत आ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो x+9/2 इसका औसत अपने पास क्या दे रहेगा, 13.5। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 27/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से 2 गया और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2x = 9 इधर आया तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 9 आ जाएगी। तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी, 9 हो जाएगी। और यहाँ बोल रहा है पहली 6 संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहली 6 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, 6 से लेकर यहाँ पर 15 तक की संख्या हो जाएगी। 9 से लेकर कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 9 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 13 और ये 14 और ये कितनी हो गई, ये 6 संख्याएं हो गई। इनका योग अपने से पूछ रहा है तो इनका योग अपने पास क्या हो जाएगा, अपन यहाँ क्या करेंगे, 6 संख्याएं हैं तो 6 संख्याओं का 6x तो ये हो जाएगा, 6x प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अपन इनको जोड़ेंगे, ये कितनी हो जाएगी, x+5 तक की, तो ये कितने हो जाएगी, x+2, x+3 और x+4। ठीक है, और यहाँ पर x+5 भी आएगा। तो अब इन 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, ये तो 6x तो ये हो गया और यहाँ पर 3 3 दूना 6, 4 10 और 5 15, तो इसके अंदर 15 और जुड़ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, अपने पास 6 संख्याओं का योग आया। x की वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 9 6 की 54, 54 + 15 ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 69। ठीक है, तो अपने पास पहली 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर 69 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, आया समझ। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 2 और ये चक्रवर्ती ब्याज वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, यहाँ बोल रहा है कि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित है किस दर पर 1000 की राशि 2 वर्षों में 1060.90 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को दर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में अपने पास क्या करते हैं, यहाँ 2 वर्ष दे रखा है तो इसको अपन क्या करेंगे, रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। ये 1000 और ये कितना है, 1060.90, इसकी 2 पॉइंट हटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अपने पास पॉइंट हटाया, ये 2 जीरो इधर लगा देते हैं, इस 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। यहाँ पर 2 वर्ष का पूछ रहा है यहाँ पर दर, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंडर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 103 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास दर कितनी आ रही है,
कितना बढ़ रहा है यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, कितने पर 100 पर, इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 3% की यहाँ पर क्या आएगी दर आएगी, जो कि यहाँ पर अपने पास दर ही पूछ रहा है, जो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है 3% प्रतिवर्ष यहाँ पर ब्याज होगा। ठीक है, ब्याज दर होगी। तो इस प्रकार ऐसे इक्वेशन को करना होता है। अगर यहाँ पर 3 वर्ष दिया हुआ होता तो फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर क्यूब रूट निकालते इसका। ठीक है, तो ये चीज आप रेशियो से काफी आसानी से हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है, ये है क्वेश्चन नंबर 3, और यहां बोल रहा है कि यदि कोसेक b बराबर 3/2 दे रखा है तो कोट b साइन b का मान क्या होगा। ठीक है, तो कोसेक b क्या हो जाएगा, कर्ण बटावा कर्ण कितना 2, और ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब होता है। आधार कितना आएगा यहाँ पर 9, 3 का स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा। अब अपने पास पूछ क्या रहा है कोट b, कोट क्या होता है आधार बटावा लंब होता है, तो ये क्या हो जाएगा √5/2 हो जाएगा, इंटू साइन b, साइन b क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर √5/3 बचेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या आई √5/3 आ गई, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, और इस प्रकार करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है डायग्राम वाला क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, आपको एक वर्ड का ध्यान रखना है। वो कौन सा वर्ड है, ये ही दर्शाया गया है, इसके बाद से हमेशा अपना क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, जैसे यहां बोल रहा है कि उन परिवारों की कुल संख्या जिनकी आय 10,000 से अधिक या बराबर है लेकिन 25,000 से कम या बराबर है। ठीक है, तो उन परिवारों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 10,000 से 25,000 के बीच की संख्या पूछा है, तो यहाँ पर 25,000, तो 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, तो इनकी संख्या तो कितनी हो गई 15 हो गई, लेकिन 25,000 से कम या बराबर है। और यहाँ बोल रहा है और जिनकी आय 35,000 से अधिक और 50,000 से कम या बराबर है, तो 35,000 का है, यह 35,000 हो गया, तो 35,000 से 50,000 के बीच की संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, तो 10, 10 और 4, 5, 9, तो 19, ये हो जाएगा अपने पास 19 हो जाएगा। और अपने पास पूछ रहा है बराबर है इनके बीच का अंतर, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर अपने पास 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये ऐसा क्वेश्चन करना होता है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हमेशा ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन दर्शाया गया है इस टर्म के बाद या इस शब्द के बाद क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ बोल रहा है कि इस द्विघात समीकरण बराबर 0 दे रखा है और sin स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां अपन क्या करेंगे, इन सबके अंदर से √2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इस √2 को अपन क्या किया कॉमन ले लिया, यहां पर क्या बच गया, यहां पर अपने पास बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 4, √2 कॉमन लिया तो इसमें भी क्या बचेगा 2√2 बच जाएगा यहाँ पर 4 की जगह। ठीक है, 2√2 ये हो जाएगा अपने पास सेक थीटा हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर √2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर है 0 के बराबर है, √2 को 0 की तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बन रही है, कौन सी द्विघात समीकरण, तो यहाँ पर क्या होगा सेक थीटा माइनस का माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस का 1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो रहा है इसका होल स्क्वायर बन रहा है ये। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा 0 के, तो यहाँ से अपने पास सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा सेक थीटा बराबर, यहाँ पर क्या है एक्चुअली 1 नहीं होगा, यहाँ पर क्या है 2 दे रखा है, तो ये क्या है √2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी अपने पास √2 आएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास सेक थीटा बराबर √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बना देंगे। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है अपने पास कर्ण बटावा लंब, तो कर्ण तो क्या हो गया √2 हो गया, और ये कर्ण बटावा आधार होता है, तो ये आधार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या के अपॉन में 1 होता है, तो ये 1 हो गया, तो लंब भी कितना होगा, ये भी 1 आएगा। क्यों, क्योंकि जब अपने पास इन दोनों भुजाओं का मान समान होता है तो ये क्या हो जाता है √2 होता है। ठीक है,
ये रेशो आपको पता होना चाहिए। और यहां पर अपने पास पूछ क्या रहा है, टेन स्क्वायर थी साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, टेन पूछ रहा है, तो 1/1 ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान अपने पास क्या आ रहा है, 3/2 आ रहा है, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। तो अपने को यहाँ पर सिंपली इस जो द्विघात समीकरण है इसको हल करना था। इसको आप जैसे ही हल करेंगे आपके पास यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू आ जाती है। इसको डायग्राम की मदद से अपन साइन कोस टेन के मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये मान यहाँ निकाल कर यहाँ रख देते हैं, तो इसको हल करने पर अपने पास काफी आसानी से आंसर आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये इक्वेशन करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है, ये है इक्वेशन नंबर 6। यहाँ बोल रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। ठीक है, तो 4 × 22/7 × r क्या है, 3.5 दे रखा है, मतलब 7/2 × 7/2 लिख सकते हैं इसको। हाँ सही है, तो इस 7 से तो ये 7 कट जाएगा। ठीक है, और इस 4 से ये 4 कट जाएगा। 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 22 7 कितना होता है, 154 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इक्वेशन करना था। और अगर आपको ये पता हो कि जब भी किसी भी ट्रायंगल या किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अगर किसी सर्किल की जो रेडियस होती है वो अगर यहाँ पर 7 दिया हुआ होता है, तो उसका जो पेरीमीटर होता है वो 44 हो जाता है, और उसका जो एरिया होता है हमेशा वो क्या होता है, वो 154 होता है। इस रेशियो के अंदर आपके पास कुछ भी अगर मान दिया हुआ होता है तो अपन बिना क्वेश्चन को हल किए डायरेक्ट आसानी से इनका एरिया या पेरीमीटर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर त्रिज्या क्या दे रखा है, 3.5 दे रखा है, मतलब 7 की आधी है। तो यहाँ पर जो एरिया होगा वो क्या होगा, इसका 4 गुना हो जाएगा। इसका जो एरिया होगा उसके अंदर अपन क्या करेंगे, 1/4 का भाग देंगे। ठीक है, तो 154 के अंदर यहाँ पर 154 होगा, 154 के अंदर 1/4 का भाग दे देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर त्रिज्या 7 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 154, क्षेत्रफल तो हो जाएगा 154, और इस 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो अपने को यहाँ पर इसलिए 1/4 से इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, और जबकि अपने पास यहाँ पर गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस 4 से 4 कट जाएगा, सीधा अपने पास डायरेक्ट आंसर आता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर ये रेशियो पता है तो आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं थी आपको। ठीक है, आप सीधा ही कर सकते थे, इसका आंसर 154 पर टिक मार के तुरंत आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, अगर आपको ये रेशियो पता है तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोल रहा है कि ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला 40 दिन में काम खत्म कर सकता है, और बी और सी मिलकर कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा कर सकते हैं, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी मिलकर क्या कर रहे हैं, 20 दिन में कोई काम कर रहे हैं, और ए अकेला 40 दिन में उस काम को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो लघुत्तम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी और इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। ठीक है, और अपने पास जो बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो क्या आएगी अपने पास, यहाँ में तीनों में से अगर एक ही घटा देंगे तो बी प्लस सी की आएगी, जो कि कितनी आएगी, यहाँ पर 1 आएगी। ठीक है, तो अपने से पूछ क्या रहा है, बी और सी मिलकर कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल कार्य कितना है अपने पास, 140 है। ठीक है, और एक दिन में ये कितना कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक कार्य कर रहे हैं। 140 के अंदर से एक दिन के अंदर एक ही कार्य कर रहे हैं, तो मतलब अपने पास आंसर भी यही हो जाएगा 1/40। एक दिन के अंदर 1/40वां भाग ही करेंगे काम का, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे भी रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है अलजेब्रा का काफी फेमस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं।
ठीक है। जैसा कि यहां बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 दे रखा है, तो इसका x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। ठीक है, तो अपने को सीधा डायरेक्ट इसका स्क्वायर ही निकालना है। इसका स्क्वायर क्या हो जाता है, ये हो जाता है अपने पास 4 का स्क्वायर माइनस का 2 करना होता है, तो ये कितना होगा 16 माइनस 2 बराबर 14 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार सीधा टिक मार के अपन आगे बढ़ जाएंगे। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोल रहा है कि एक आदमी ट्रेन से एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और उतनी ही दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 12 घंटे का समय लगता है तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, जो दूरी है उसको अपन ए मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या कर रहा है, जो ट्रेन है ए दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या कर रहे है, तय कर रही है। तो इसको टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पर ए डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। तो ये अपने पास टाइम आ गया। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, उतनी ही दूरी क्या कर रहा है, ये उतनी ही दूरी वापस आता है, जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आ रहा है। ठीक है, और इन दोनों को जाने आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पर 12 घंटे का टोटल टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम कितना आएगा, 50 आएगा, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये a और ये कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा। ठीक है, 50 को अपन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6a बराबर ये हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो a बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। और a अपन ने क्या माना था, a अपन ने डिस्टेंस मानी थी। इतनी डिस्टेंस ये जा रहा है और इतनी डिस्टेंस वापस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को करके तुरंत आगे बढ़ जाना था। ऐसे क्वेश्चन आपको मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन सीजीएल प्री के एग्जाम में भी पूछे गए थे, सीजीएल मेंस के एग्जाम में भी पूछे गए थे, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चाहे वो कोई सा ही एग्जाम हो, सीएचएसएल प्री का मेंस का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल प्री का एग्जाम हो, चाहे एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे सीपीओ का एग्जाम हो, कोई सा ही एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोल रहा है कि एम ट्राइंगल एक्स वाई जेड का अंतर केंद्र है। यदि वाई एक्स जेड और वाई एम जेड बराबर 150 डिग्री है तो कोण वाई एक्स जेड का मान क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ट्राइंगल दे रखा है। ये कौन सा ट्राइंगल है, ये अपने पास एक्स वाई जेड ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, और अपने से क्या बोल रहा है कि जो वाई एक्स जेड और वाई एम जेड, एम क्या है यहाँ पर इसका अंतर केंद्र है, तो ये हो गया अपने पास एक अंतर केंद्र हो गया। ठीक है, जिसको अपन वाई और जेड से मिला देते हैं तो अपने पास यहाँ पर ये एक कोण बनता है एम वाला। ठीक है, और यहाँ अपने पास पूछ रहा है कि जो ये एक्स वाला कोण है, ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग अपने पास क्या दे रखा है, 150 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, जो अपन जानते हैं कि जो अंतर केंद्र होता है वो क्या होता है, ये अपने पास अंतर केंद्र एक्चुअली 90 प्लस ये क्या है x, तो x/2 बराबर क्या होता है, ये अंतर केंद्र के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास क्या बोल रहा है कि इस वाला कोण का भी ये क्या है अपने पास, ये एक्चुअली कितना हो जाएगा, ये इसका क्या होता है एम दे रखा है, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, ये तो क्या होगा इस एम का मान आ गया। ठीक है, और यहाँ पर x क्या है, ये भी हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और इन दोनों का योग कितना दे रखा है अपने पास, यहाँ पर इन दोनों का योग दे रखा है 150 डिग्री। ठीक है, अब अपन इसको हल कर लेंगे जिससे अपने पास यहाँ पर इस x की वैल्यू हो जाएगी। तो ये अपने से यहाँ पर क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हल कर लेते हैं। 90 को इधर लाया तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अपने पास 90 को इधर लाया तो 60 हो जाएगा। तो इसको हल किया लघुत्तम लेके तो कितना हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा, और 90 को इधर लाया तो 60 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 120 में 3 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा अपने पास 40 आ जाएगा x की वैल्यू। मतलब ये कोण कितना होगा अपने पास 40 डिग्री होगा,
ये अपने से पूछ रहा है कि वाई एक्स जेड का मान क्या होगा। वाई एक्स जेड का मान अपने पास 40 डिग्री आ गया, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में 40 डिग्री दे रखा है। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहां बोल रहा है कि जो डायग्राम है इसके नीचे अपने को ये लाइन दे रखा है। यहां पर अपन क्या करेंगे, P1 बोल रहा है कि ए द्वारा बेचे गए छिलकों की कुल संख्या कितनी होगी, तो इन सबको जोड़ लेंगे अपन। ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 का 0 हासिल का 1, 10 17, 17 6 23 और 5 28। ये होगा अपने पास 280। 28 का हो जाएगा 8 हासिल का 2, ये कितना 4 5 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है, 880 हो गया ये। और यहाँ पर ये तो क्या होगा अपने पास P1 आ गया। अब P2 क्या है, यहाँ पर बी द्वारा बेचे गए छिलकों की कुल संख्या, इनका भी योग ज्ञात कर लेंगे। तो 5 और 5 दूना 10, 10 का 0 हासिल का 1, 6 6 12, 12 13 13 8, 21 से 7 28 का 8 हासिल का 2, ये कितना हो गया हासिल का 2 है, तो 2 3 4, 4 2 6, 6 2 8, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ये क्या होगा अपने पास P2 होगा। तो P1 अपॉन P2 क्या हो जाएगा, दोनों सेम दे रखा है, तो इसका मान हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे भी रखा है। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12। और यहां बोल रहा है कि 40 सेमी लंबाई की एक जीवा एक केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। उस वृत्त के जीवा की लंबाई कितनी होगी जो वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास एक क्या हो गया, सर्किल हो गया। और यहां पर बोल रहा है कि जो इस सर्कल से जीवा कितनी दूरी पर है, 40 सेंटीमीटर लंबाई की ये जीवा है। अगर ये 40 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है तो दोनों बराबर भागों में बढ़ जाएगी, ये 20 हो जाएगी और ये 20 हो जाएगी। और ये जो केंद्र से कितनी दूरी पर है, ये 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपने पास, इसकी त्रिज्या यहाँ पर एक क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा था, ट्रिपलेट बन रहा है, 15 20 25 का ट्रिपलेट बनेगा ये, ठीक है। तो त्रिज्या अपने पास 25 हो जाएगी। और यहाँ अपने से पूछ रहा है कि उस वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी होगी जो वृत्त से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, एक और जीवा बना लेते हैं। ये जीवा क्या है, इस केंद्र से ये क्या है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जब ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो त्रिज्या यहाँ से अपने पास त्रिज्या कितनी आई, ये हो गई 25। ये अपने पास यहाँ पर भी एक ट्रिपलेट बनेगा, ये क्या हो जाएगा 15 20 25, तो ये हो जाएगा अपने पास 15 हो जाएगा। ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ठीक है। तो अपने पास जो ये जीवा है ये ए बी जीवा हो गई और ये सी डी जीवा हो गई। तो इस जीवा का मान अपने पास कितना गया, 30 सेंटीमीटर आ गया, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। इस वाली जीवा से अपन त्रिज्या निकाल लेते हैं और त्रिज्या निकालकर अपने पास यहाँ पर जो ये दे रखा है इस जीवा की बीच की दूरी दे रखा है केंद्र से 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या अपन ने निकाल ली। तो अपने पास ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो पूरी जीवा की लंबाई हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ बोल रहा है कि k प्लस 1/k का होल स्क्वायर बराबर 9 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k प्लस 1/k की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर हटा के इसके अंडर लगा देते हैं, इसका मान 3 हो जाएगा। अपने पास इसका क्यूब पूछ रहा है, तो क्यूब क्या हो जाता है, ये हो जाता है अपने पास इसका क्यूब 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए कितना है 3 है, तो ये होगा अपने पास 27 माइनस 9 बराबर 18, ठीक है। तो इसका मान अपने पास क्या आ गया 18 आ गया, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है हर एग्जाम में पूछा जाता है और हर शिफ्ट के अंदर पूछा जाता है, जिसका आंसर आपको यहाँ पर 18 ही मिलता है, ठीक है। जब आपके पास k प्लस 1/k की वैल्यू 3 हो जाए तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि k का क्यूब प्लस 1/k का क्यूब का मान क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो आप बिना हल किए सीधा डायरेक्ट आंसर पे टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14 और ये भी रेशियो का काफी अच्छा क्वेश्चन है।
हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई सा ही एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या सीपी हो। ऐसा क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। ऐसे क्वेश्चन सीजीएल प्री के अंदर भी भर भर के पूछे गए थे, मेंस के अंदर भी एक दो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन देखे गए थे। तो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए आने वाला चाहे कोई सा एग्जाम हो, चाहे एमटीएस का एग्जाम हो या चाहे वो अपने पास सीएचएसएल का मेंस का एग्जाम हो, उसके अंदर डेफिनेटली इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी की यहाँ पर बोल रहा है, ए और बी का आई का रेशो दे रखा है 4:5, उनके वे का रेशो दे रखा है 5:4। ए यहाँ पर 6,000 की बचत करता है और बी यहाँ पर 12,000 की बचत करता है, तो ए की आई क्या होगी, ठीक है। तो ए और बी की जो इनकम है, इनका रेशियो कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है। इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दे रखा है, वे का 5:4 दे रखा है। और इनकी जो सेविंग है वो कितनी दे रखा है, ए की सेविंग कितनी यहाँ पर 6,000 दे रखा है और बी की सेविंग यहाँ पर कितनी दे रखा है, 12,000 दे रखा है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर अपन करते हैं एक बार तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना है 16 आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना है 25 आया। 16 और 25 का डिफरेंस कितना होता है, 9 होता है, तो अपन इसको मान लेते हैं 9x, ठीक है। तो यहाँ पर जो 9x है वो किसके बराबर होगा, इस 5 को अपन इस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 4 को अपन यहाँ पर 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आएगा, इनका भी डिफरेंस लेंगे, तो 12×5 60, तो ये तो होगा अपने पास 60,000 हो गया, और 6 का 24, ये कितना होगा 24,000 हो गया। तो 60,000 और 24,000 का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर भी अपन डिफरेंस लेंगे, तो वो हो जाएगा अपने पास 36,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 का भाग दिया 36 के अंदर, तो ये हो जाएगा अपने पास 4,000 हो जाएगा, ठीक है। x क्या है अपने पास, यहाँ पर इनके साथ अपन इनको x के रूप में लिख सकते हैं, 5x 4x, यहाँ पर भी अपन x के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पर x माना, यही वाला x की वैल्यू 4,000 हो गई। तो यहाँ पर पूछ कह रहे एक ही आई कितनी है, यहाँ पर 4x है, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगी अपने पास 16,000 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है 16,000। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ना होता है। आया समझ, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम के अंदर इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 15, और ये भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है। इसमें भी अपन क्या करेंगे, डायग्राम के नीचे आएंगे। यहाँ क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि कथन आखिर बोल क्या रहा है, सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो पहला कथन बोल रहा है कि वर्ष ए और बी में पी की संयुक्त बिक्री, तो ए और बी में पी की संयुक्त बिक्री कितनी हो गई, यहाँ पर 300 हो गई, ठीक है। और वर्ष डी और ई में क्यू की संयुक्त बिक्री, तो डी और ई में क्यू की संयुक्त बिक्री कितनी हो गई, 150 हो गई, ठीक है। इनका अनुपात क्या दे रखा है, 1:2 है, जबकि इनका अनुपात क्या है, यहाँ पर 2:1 है। इसका मतलब जो ये पहला कथन है ये गलत हो गया अपने पास, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर रेशियो आ रहा है। तो यहाँ पर जो सेकंड कथन है ये क्या बोल रहा है, वर्ष सी में पी की बिक्री कितनी होगी, तो वर्ष सी ये हो गया, पी क्या है, यहाँ पी की बिक्री कितनी दे रखा है, यहाँ पर 300 दे रखा है। और आगे बोल रहा है डी में क्यू की बिक्री, तो डी क्या है, डी में क्यू की बिक्री कितनी यहाँ पर 100 है, तो ये हो जाएगी अपने पास 100 हो जाएगी। हाँ, क्योंकि बिक्री का 300% है, मतलब इसका ये क्या है, 300% है क्या, हाँ बिल्कुल 300% है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जो दूसरा कथन है ये बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सही कथन कौन सा होगा, ओनली यहाँ पर जो दूसरा कथन है यही सही होगा। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 केवल 2 सही होगा यहाँ पर, ठीक है। और इस पर टिक मार के अपन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ बोल रहा है कि छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले और छात्र ए के अंक उन दोनों अंकों के योग के 60% के बराबर थे।
ए और बी द्वारा अलग अलग क्रमशः कितने अंक प्राप्त किए, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास बोल रहा है कि ए और बी के जो अंक हैं, यहां बोल रहा है ए को बी से 25% अधिक अंक मिले, तो ए को यहां पर बी से अधिक अंक मिले, मतलब इन दोनों का यहां पर एक में से अगर बी को घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, और आगे बोल रहा है ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर हैं, मतलब जो ए के अंक हैं, ए प्लस बी के जो अंक हैं इसके योग के 60% के बराबर हैं। ठीक है, तो 60% को अपन क्या लिख दें, 60/100, 100 को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होगा, 100a हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा, 60a प्लस 60b हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा, 40a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 60b हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, ये 3 बार, ये 2 बार, तो यहाँ पर a और b का रेशियो क्या हो जाएगा, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 को तो a के नीचे ले आएंगे और 2 को इसके नीचे ले आएंगे, तो a और b का रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास, 3:2 हो जाएगा। अपने से पूछ क्या रहा है, a और b द्वारा अलग अलग क्रमशः कितने अंक प्राप्त हुए, तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। इसका मतलब 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 25 है, तो 3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी, और 2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर a और b का अलग अलग मान क्या होगा, 75 और 50 होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे भी रखा है, 75 और 50, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 17, और ये भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है। आपको डायग्राम के जो क्वेश्चन है 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर पूछे जा रहे हैं, तो डायग्राम वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन की आप पहले से प्रैक्टिस करके जाइएगा, ताकि एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबराए नहीं। ठीक है, तो यहां बोल रहा है कि J1 बराबर सभी 5 वर्षों में देश ए द्वारा कुल विदेशी व्यापार, तो सब ए का कुल विदेशी व्यापार कितना हो जाएगा, ए क्या है, व्हाइट वाला, तो इन सबको जोड़ देंगे तो ये कितना है, 170, 150, ये हो गया 75, ये हो गया अपने पास 65 हो गया, और ये कितना हो गया, 35 हो गया। इन सबको जोड़ा, 5 दुना ये कितना हो रहा है, 15, 15 का 5 हासिल का 1, 8 5 13, 13 और 7 20, 26, 26 और 3 29 का 9 हासिल का 2, ये कितना हो रहा है, 495 हो रहा है। ठीक है, ये क्या है अपने पास, J1 आ गया। और J2 क्या बोल रहा है, सभी 5 वर्षों में बी द्वारा कुल विदेशी व्यापार, तो बी क्या है, यहाँ पर बी वाला जोड़ लेंगे तो ये कितना आ रहा है अपने पास, 45 आ रहा है, और 105 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है, 195 आ रहा है, फिर कितना है, 175 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। ठीक है, इन सबको जोड़ा, 20 5 100 का 0 हासिल का 2, 6 9 15 और 7 22, 22 और 9 31 का 1 हासिल का 3, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, ये कितना हो गया, 610 हो गया। अपने से क्या बोल रहा है, J2 माइनस J1, तो ये क्या है, J2, तो इसमें से ये घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा, तो 610 में से 495 घटाएंगे तो ये अपने पास 115 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे भी रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस पर टिक मार के अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 18, और यहां बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करें, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऑफ को हल करते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 8 2 6, इसको मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर भाग का निशान है तो यहाँ पर इसको नीचे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ये 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लस गुणा में दे रखा है तो 15 हो गया। तो 15 प्लस ये दे रखा है, तो इसका मान जो भी होगा एक्चुअली 15 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, और वो कितना ज्यादा होगा, तो ये ऑप्शन अपना आंसर नहीं होगा, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर ये है तो ये देख लेते हैं, 20 का भाग दिया एक बार तो जाएगा, मतलब 16 से अधिक इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए 3 में ही दे रखा है 16 से अधिक, तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस को देखना होता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको हल करने की कोई जरूरत ही नहीं होती ज्यादा, क्वेश्चन को ऑप्शन से देखकर ही आप तुरंत आइडिया लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है।
और उस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना होता है। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 19 और यहाँ बोल रहा है कि एबीसी की वैल्यू 6 है, इनका स्क्वायर 40 दे रखा है, इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो इसका मान का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अपने पास ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये हो जाता है अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये होता है अपने पास इसका फॉर्मूला। तो अपने को इसके फॉर्मूले में क्या, एक तो इसका मान दे रखा है, इसका मान अपने पास इसका मान दे रखा है, तो इसका मान निकालना होगा। इसका मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है और प्लस का 2ab प्लस बी सी प्लस सी है, ये फॉर्मूला होता है। अपने पास इसकी वैल्यू दे रखा है जो कि कितनी है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसकी वैल्यू अपने पास क्या दे रखा है, 40 दे रखा है, तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का ये क्या है 2 और ये दे रखा है, इसको अपन p मान लेते हैं। ठीक है, तो 40 इधर आए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4, इसमें 2 का भाग लगाया तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2। p अपन ने क्या माना, इसकी वैल्यू p मानी। तो अब अपन ये सारे मान इसके अंदर रख देंगे। तो यहाँ पर ये कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू अपने पास 6 दे रखा है, तो ये तो हो जाएगा 6। इसकी वैल्यू अपने पास क्या दे रखा है, 40 दे रखा है, तो ये 40 हो जाएगा। इसकी वैल्यू अपने पास क्या आई, माइनस का 2 आई, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगी। 6 को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 दूने 12 का 2 हासिल का 1, 6 चौका 24 रे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है अपने पास, 252 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हल करना था। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको ये 2 फॉर्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूले आपको याद होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको जितने भी जो ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री या एलजेब्रा या जितने भी फॉर्मूले हैं, वो सारे फॉर्मूले आपको अंगुलियों पर रटे होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को काफी आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ बोल रहा है कि एक व्यापारी 3000 की वस्तु के हिसाब से 2 वस्तुएं खरीदता है। बेचते समय वह एक वस्तु पर 10% का लाभ कमाता है और दूसरे पर 20% की हानि करता है। उसका कुल हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो 3000 की एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहा है, तो इसका मतलब 3000 पर 10% कितना होगा, 300। तो मतलब ये क्या कर रहा है, एक वस्तु को 3300 में बेच रहा है और एक पर यहाँ पर 20% की हानि हो रही है, तो 20% कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे को ये 2400 में ही बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को टोटल हल किया तो हानि कितने की हो रही है, यहाँ पर हानि एक्चुअली 300 की हो रही है। क्यों, क्योंकि अगर 300 इसको दे देंगे फिर भी यहाँ पर कितना होगा, 300 की कमी होगी 3000 होने में। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल 300 की हानि हो रही है और वो कितने पे हो रही है, वो इन दोनों के योग जो कि कितना है, 6000 है, 6000 पर हो रही है। तो परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कितना होगा 30। 30 में 6 का भाग दिया तो कितना होगा, 5%। तो इसका मतलब यहाँ पर कुल हानि प्रतिशत कितना होगा, 5% होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ बोल रहा है कि ट्रायंगल PQR में कोण P संधिभाजक QR को M पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, कौन सा, PQR, और इस कोण P का संधिभाजक जो कि क्या कर रहा है, इस M पर मिल रहा है और इस P को क्या कर रहा है, 2 समान भागों में बांट रहा है। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है PQ बराबर PR है, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो इनके जो सम्मुख कोण हैं ये भी क्या होंगे, ये भी बराबर होंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है,
PMO का ये क्या है, Q है, PMQ का मान क्या होगा, मतलब PMQ का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि संधिभाजक भुजा है तो इस कोण को दो समान भागों में बांटेगी। ये कोण दोनों बराबर आ गए, ये कोण बराबर आ गए, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, ये दोनों कोण भी अपने पास 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर यहाँ पर ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं, ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो इनका योग क्या होगा, इनका योग 180 डिग्री होता है। तो अपने पास यहाँ पर इनका योग हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये कितना आएगा, ये दोनों कितना हो जाएंगे, 45 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, जब ये दोनों 45 के हो जाएंगे तो अपने पास ये कितना आएगा, 90 डिग्री का होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे भी रखा है। और अगर यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाती है, तो ये जो संधिभाजक भुजा होती है ये एक्चुअली क्या करती है, शीर्ष लंब के रूप में काम करती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार भी अपन निकाल सकते हैं, ये लंब हो गया तो अपने पास 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। यहाँ बोल रहा है कि एक दुकानदार एक मेज को 20% के बट्टे पर बेचता है, बट्टा मतलब डिस्काउंट, और आगे बोल रहा है 30% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह इसे 10% की छूट पर बेचता तो उसका नया लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। ठीक है, तो अपन जानते हैं MP/CP का रेशियो लगा देते हैं। तो ये क्या होता है, 30% का लाभ हो रहा है तो 130 हो जाएगा, और डिस्काउंट 20% का हो रहा है तो 180 हो जाएगा। 10 से 10, तो यहाँ पर MP/CP का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13:8 हो जाएगा। ठीक है, ये इनका रेशियो ही आ रहा है MP/CP का। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ बोल रहा है कि अगर यहाँ पर 10% की छूट देता है तो इसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन 130 और 80 मान लेते हैं, तो यहाँ पर 10% डिस्काउंट देने में आसानी रहेगी। तो इसका 10% कितना रहा है, 13 रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है, 180, 180 पर 117, तो कितना ज्यादा ही है अपने पास, ये अपने पास जाता है 20, 37 जाता है, ये 37 बटावा ये हो जाएगा 180 × 100% निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 10 से 10, ये कितना आ रहा है, एक इसके लगा देंगे, तो 8 का भाग दिया, 8 चौक 32 बचा कितना 5, 8 छिंग 48 बचा कितना 2। ठीक है, पॉइंट 8 दूनी 16 बचा कितना 4, 8 पंजे 40। ठीक है, तो अपने पास कितना आ रहा है, यहाँ पर 46.25% का यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाभ क्या होता है, सीपी पर अगर जो भी यहाँ पर इतना डिस्काउंट देने के बाद भी यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 37 ज्यादा हो रहा है, 80 से 37 ज्यादा हो रहा है, तो इसको परसेंटेज के रूप में बदलेंगे तो परसेंटेज कितनी आएगी, 46.25 आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ बोल रहा है कि 3 cos 62 sin 28 2 tan 34 cot 56। तो यहाँ कोस और साइन एक दूसरे के क्या है, ये पूरक कोण है, तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी टेन और कोट ये भी एक दूसरे के पूरक कोण है, इन दोनों का योग 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बचा कितना 2, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो सीधा डायरेक्ट इस प्रकार करके अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ बोल रहा है कि एक संभावित त्रिभुज HTU में अंतर त्रिज्या 5√3 दे रखा है, इस संभावित त्रिभुज की भुजा क्या होगी। ठीक है, तो त्रिज्या क्या दे रखा है, यहाँ पर अंतर त्रिज्या 5√3 दे रखा है, और जबकि रेडियस क्या होती है, और ये बराबर होता है किसके बराबर होता है, ये एक्चुअली ये बराबर होता है A/2√3 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से अपन A की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 और 2 पंजो 10 दिया कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आएगी 30 आ जाएगी, जो कि यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो सीधा डायरेक्ट अपना यही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं होती, सीधा वर्बली ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 25 और ये आज का काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां बोल रहा है कि यदि 3 क्रमबद्ध भाज्य संख्याओं का योग 36 है तो 3 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पर वो 3 संख्याएं कौन सी होगी जिनका योग 36 होगा। ठीक है, वो भी भाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर मान लेते हैं वो संख्याएं, एक तो 10x हो गई, ठीक है, और एक अपने पास क्या हो गई 12x हो गई, और एक अपने पास यहां पर हो जाएगी 14x हो जाएगी। इन तीनों का योग कितना आ रहा है, इन तीनों का योग 36 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर अपन क्या करेंगे इन 3 संख्याएं मान लेंगे। ठीक है, यही संख्याएं होगी और ये क्रमबद्ध भी है भाज्य संख्याएं, क्योंकि 10 11 अभाज्य संख्या हो गई और 13 अभाज्य संख्याएं हो गई, इसीलिए अपने पास जो क्रमबद्ध होगी 10 12 14 होगी और इनका योग भी कितना आ रहा है अपने पास 36 आ रहा है, इसीलिए अपन ने ये संख्याएं मानी है। और अब ये संख्याएं मान ली, इनका योग 36 आ रहा है तो इनका गुणनफल कितना होगा, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे 12 को 14 से मल्टीप्लाई किया, 12 चौक 48 का 8 हासिल का 4 हो गया, तो 12 4 कितना हो गया 16, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 1680 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे भी रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, और इस प्रकार अपन हल करके तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा लॉजिक लगाना था और सोचना था कि इन संख्याओं का योग क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर एकदम बिल्कुल फ्री कंटेंट ला रहा हूँ जो कि आपकी स्पीड को बूस्ट करने वाला है। अगर आप इन क्वेश्चनों का हल यहाँ पर कर लेते हैं या इनका रिवीजन एक बार कर लेते हैं तो आपकी स्पीड में काफी इंप्रूव होने वाला है, क्योंकि मैं आपको वही तरीका बताता हूँ क्वेश्चन करने का जो काफी छोटे से छोटा तरीका होता है, उससे और उस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को हल करके तुरंत आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो यही मेरा मोटिव है कि मैं आपको काफी आसानी से क्वेश्चन करने का तरीका बताऊं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे राइट हैंड कॉर्नर पर रेड बटन है उसको दबा दीजिएगा, जो कि एकदम बिल्कुल फ्री है, और मैं आपके लिए जो पेड कंटेंट जो पेड कोर्स के अंदर जो कंटेंट जो तरीके बताए जाते हैं वो मैं आपके लिए एकदम बिल्कुल फ्री ला रहा हूं। तो आप बिल्कुल बिंदास होकर अपनी तैयारी करिएगा। क्वेश्चन को यहाँ पर जितनी ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही आपके लिए यहाँ पर इन क्वेश्चन को हल करना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, तो जब भी इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम होगा तो आप वहां पर इन क्वेश्चनों को काफी आसानी से हल करके तुरंत आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करना है, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको इनके जो सॉल्यूशन पीडीएफ हैं वो भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सीधी सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी और अपना रिवीजन काफी आसानी से काफी कम टाइम में करके अपना स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, वहां पर आपको सारी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, सॉल्यूशन पीडीएफ। ठीक है, उससे आप काफी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करिएगा और अपनी स्पीड को बूस्ट करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, थैंक यू।